इस वीडियो में हम कवर करेंगे गैशियस एक्सचेंज को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो है अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए या अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब कि जो बेसिक सोर्स है जिससे हम एनर्जी ले सकते हैं, वो हमारे पास सनलाइट है। अब जो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन है वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। अब इनका डिफरेंस देखते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म कर सकते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी यूटिलाइज होती है इस प्रोसेस में, और वो जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाती है और ऑक्सीजन जो है इन द फॉर्म ऑफ बाई प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ हो जाता है। तो इस प्रोडक्ट में हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बन रहा होता है। रिस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें जो मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस में बना है, मतलब कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना है वो हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास एनर्जी भी रिलीज़ होती है इस प्रोसेस में। अब हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन, गैशियस एक्सचेंज और ब्रीदिंग के बारे में। रिस्पायरेशन क्या है? हमारे पास एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है सेल्यूलर लेवल पे, मतलब कि सेल के लेवल पे एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही होती है बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। अब जो रिस्पायरेशन है उसको एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जो फूड मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल कंपाउंड्स में, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, और इसके अलावा हमारे पास एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। इस वजह से रिस्पायरेशन को एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस कहा जाता है। अब रिस्पायरेशन की फर्दर दो टाइप्स हैं, जिसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है और एनारोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। एरोबिक रिस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही होती है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हो रही होती है। जो गैशियस एक्सचेंज का फिनोमेना समझने के लिए हमें सबसे पहले डिफ्यूजन को समझना होगा। डिफ्यूजन का फिनोमेना ये है कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। इस डायग्राम में हमारे पास इस वेसल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की शो की गई है, जबकि इस वेसल के अंदर हमारे पास लो कॉन्सेंट्रेशन शो की गई है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट हैं, मतलब कि हाई कॉन्सेंट्रेशन में हैं, और इस वेसल के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ करके आ गए हैं, मतलब कि यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन थी तो उन्होंने यहाँ से यहाँ डिफ्यूज़ कर गए हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन लो थी। अब जो गैशियस एक्सचेंज है और ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो भी हमारे पास डिफ्यूजन के फिनोमेना से होता है। गैशियस एक्सचेंज क्या है हमारे पास कि जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रही होती है किसके बीच में, एक ऑर्गेनिज्म और उसकी इन्वायरमेंट के बीच में, जब ये एक्सचेंज हो रहा होता है तो उसको हम गैशियस एक्सचेंज कहते हैं। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म है, जब वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सचेंज करेगा अपनी सराउंडिंग के साथ तो उसको हम गैशियस एक्सचेंज कहेंगे। और जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो हमारे पास एक फ़िज़िकल प्रोसेस है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन जो है अंदर की तरफ मूव करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ मूव करती है। अब इसमें डिफ्यूजन का कैसे फिनोमेना इन्वॉल्व है? ब्रीदिंग में क्या होता है कि हमारे पास फ्रेश एयर हम इनहेल करते हैं, मतलब कि बॉडी के अंदर जो है फ्रेश एयर जा रही होती है, तो उस फ्रेश एयर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड, जो कि हमारी लंग्स के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा ब्लड के अंदर, क्योंकि वहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द लंग्स। तो हमारे पास एज़ कम्पेयर टू द इनहेल्ड एयर, मतलब कि जो इनहेल्ड एयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, वो डिफ्यूज़ करेगा फ्रॉम द ब्लड टू एल्व्यूलाई, मतलब लंग्स की तरफ चला जाएगा, और लंग्स फिर उसको बॉडी से बाहर की तरफ एक्सहेल आउट कर देगा। अब इस डायग्राम में हमारे पास वेंटिलेशन, मतलब कि ब्रीदिंग का प्रोसेस शो कर रहे हैं, जो कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस से हो रहा होता है। गैशियस एक्सचेंज जो कि एल्व्यूलाई के अंदर हो रही होती है, और सेलुलर रिस्पायरेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है।
अब हम गैशियस एक्सचेंज पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज कैसे होती है? डे टाइम में जितने भी प्लांट्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं वो रिस्पायर कर रहे होते हैं, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए रिस्पायरेशन ज़रूरी है अपनी लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए। तो प्लांट सेल्स हों या एनिमल सेल्स हों, वो हर टाइम जो है वो रिस्पायर कर रहे होते हैं। तो डे टाइम क्या होगा, जितने भी प्लांट सेल्स होंगे वो रिस्पायर करेंगे। अब जब रिस्पायरेशन होगी तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरफ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ आएगी। लेकिन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जो हैं, मतलब कि जो हमारे पास लीव्स हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, जिसका क्या मतलब है कि हमारे पास ऑक्सीजन बाहर की तरफ आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ जाएगी। तो डे टाइम में हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो डोमिनेट कर रहा होता है। और जब नाइट टाइम है तो उसमें हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जो प्लांट सेल्स हैं वो हर टाइम रिस्पायर कर रहे होते हैं। एनिमल सेल्स हों या प्लांट सेल्स हों, सारे सेल्स हर टाइम रिस्पायर कर रहे होते हैं। लेकिन नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। एज अ रिजल्ट सिर्फ रिस्पायरेशन हो रही होती है, तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ आ रही होती है। अब जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं गैशियस एक्सचेंज के लिए वो हमारे पास कौन कौन से हैं? एपिडर्मिस, स्टोमेटा और लेंटिसल्स। एपिडर्मिस जो है हमारे पास, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है रूट्स की, स्टेम्स की और लीव्स की, वो हमारे पास एपिडर्मिस कहलाता है। ये हमारे पास अपर एपिडर्मिस है। इसके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है। अब ये लेयर जो है वो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इनर सेल्स और एनवायरनमेंट को जो है मतलब आपस में लिंक करता है और इनके बीच में गैशियस एक्सचेंज जो है वो हो रहा होता है। क्यूटिकल भी जो है वो एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये भी गैसेस की एक्सचेंज में हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा जो स्टोमेटा है जो यहाँ पे शो किए गए हैं, ये स्टोमेटा भी हेल्प करते हैं गैशियस एक्सचेंज में। इसके थ्रू एयर अंदर जाती है या बाहर की तरफ मूव करती है। अब जो हमारे पास मतलब कुछ वुडी स्टेम्स जो होते हैं वो हमारे पास, उनका जो सरफेस होता है वो पूरा बार्क से बना हुआ होता है। सिंस बार्क से हमारे पास एक्सचेंज नहीं हो सकती, इस वजह से बार्क के अंदर स्पेशल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको लेंटिसल्स कहा जाता है। इन लेंटिसल्स के थ्रू जो है वो गैशियस एक्सचेंज जो है वो सारा प्रोसेस हो रहा होता है। फिर हमारे पास आता है कि ह्यूमंस के अंदर गैशियस एक्सचेंज कैसे हो रहा होता है। अब ह्यूमंस के अंदर एक एफिशिएंट रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम जो कि मतलब अर्थ के ऊपर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं वो उनको हेल्प करता है गैशियस एक्सचेंज में। अब जो हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसके फर्दर दो कंपोनेंट्स हैं। एक को एयरवेज कहा जाता है, एयर पैसेजवेज, और दूसरे को लंग्स कहा जाता है। अब एयर पैसेजवेज हमारे पास क्या हैं कि जब एयर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होती है तो हमारे पास कनेक्टिंग ट्यूब्स के थ्रू वो लंग्स तक पहुंचती है, और फिर हमारे पास जब लंग्स से एयर जो है वो बाहर की तरफ जाती है तो वो भी कनेक्टिंग ट्यूब्स के थ्रू जाती है। तो ये सारा जो कनेक्टिंग ट्यूब्स हैं इनको कलेक्टिवली हमारे पास एयर पैसेजवे कहा जाता है। अब इसमें हमारे ये जो एयर पैसेजवे है इसमें क्या क्या आता है? हमारे पास नेज़ल कैविटीज़ आती हैं, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है सबसे पहले जब एयर एंटर करने के लिए हमारे पास नॉस्ट्रल्स जो है उसके थ्रू जो है एयर जो है वो एंटर करती है बॉडी के अंदर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेज़ल कैविटी लाई करती है। नेज़ल कैविटीज़ का क्या फंक्शन है कि वो एयर को वार्म करेगी, फिर उसके बाद उसको मॉइस्टन करेगी और फिर डस्ट फ्री कर देगी। उसके बाद एयर जो है वो नेज़ल कैविटीज़ से फेरिंग्स की तरफ जाएगी। ये पार्ट हमारे पास फेरिंग्स का है। अब फेरिंग्स जो है वो 4.5 इंचेस लॉन्ग होता है। अब फेरिंग्स से वो मूव करेगी लैरिंग्स की तरफ। अब ये वाला पार्ट जो है वो हमारे पास लैरिंग्स का है, जो कि वोकल कॉर्ड भी कहलाता है या वॉइस बॉक्स भी कहलाता है। जो कैविटी होती है लैरिंग्स की वो सारी म्यूकस मेम्ब्रेन से जो है वो भरी हुई होती है। अब फेरिंग्स की बैक साइड पे दो पैसेजवेज होते हैं। एक जो है वो ओएसोफेगस की तरफ जाती है जिसमें ग्लॉटिस भी आता है, और फिर उस ग्लॉटिस को जो है वो कवर्ड किया होता है एपिग्लॉटिस ने। और दूसरा मतलब एक फूड के लिए होती है, और एक दूसरी जो ट्यूब है वो हमारे पास एयर के लिए होती है जो ट्रैकिया कहलाती है, जिसको विंड पाइप भी कहते हैं। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है और ये वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है। अब ये इसके बाद हमारे पास ब्रोंकाई आते हैं। यहाँ से ट्रैकिया नीचे मूव कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास
इसके अंदर ब्रोंकाई आते हैं। अब जो ट्रेकिया जब डिवाइड हो जाता है तो वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। अब हर ब्रोंकाई जो है वो लंग्स के अंदर जो है वो एंटर होता है। जो ब्रोंकाई होता है उसके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं जो कि मतलब ये ट्रेकिया के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं ब्रोंकाई के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा छोटी डायमीटर, बहुत स्मॉल डायमीटर इनकी हो जाती है, अबाउट 1 मिलीमीटर और लेस, तो ये ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब ये ब्रोंकियोल्स जो हैं इनमें कोई कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होती है। अब इन ब्रोंकियोल्स से जो है वो बेसिकली हमारे पास जो सारा प्रोसेस होता है, ब्रोंकियोल्स के बाद हमारे पास एल्व्यूलस आता है और इन एल्व्यूलाई के अंदर हमारे पास गैसियस एक्सचेंज का सारा प्रोसेस होता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, यहाँ पे हम शो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नॉस्ट्रिल्स आते हैं। नॉस्ट्रिल्स के बाद हमारे पास नेज़ल कैविटी आती है। नेज़ल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई और ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स एंड फर्दर एल्व्यूलाई। यहाँ पे ये एल्व्यूलाई शो किया गया है, यहाँ पे ये एल्व्यूलाई है और ये ब्लड स्ट्रीम है, मतलब ये हमारे पास ब्लड वेसल है या कैपिलरी है, सॉरी कैपिलरी है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन जो है जो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होती है, तो वो कहाँ से आ रही होती है? फ्रेश एयर से ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो एंटर हो जाती है। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड स्ट्रीम के अंदर ज़्यादा है, वो जो है वो एल्व्यूलाई की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है और एल्व्यूलाई से फर्दर जो है वो एक्सहेल्ड आउट हो जाता है। अब फर्दर लंग्स जो है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का दूसरा पार्ट है, वो उसमें क्या होता है हमारे पास? लंग्स जो हैं वो बेसिकली चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और लंग्स जो है इनको इनक्लोज किया हुआ होता है ऊपर से और साइड से एक चेस्ट वॉल ने, जबकि नीचे जो है इनकी ये चेस्ट वॉल, इन्होंने यहाँ पे जो है चेस्ट वॉल प्रेजेंट होती है, नीचे डायफ्रेम प्रेजेंट होती है। अब हमारे पास दोनों लंग्स को जो है एक डबल मेम्ब्रेन ने इनक्लोज किया हुआ होता है जिसको प्लूरा कहते हैं। हमारे पास ये प्लूरा शो किया गया है, यहाँ पे ये प्लूरा है। अब जो प्लूरा है उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। इस फ्लूइड का फंक्शन क्या है कि ये जो है हेल्प करती है लंग्स की मूवमेंट में, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को ये ईजी बना देती है। फिर हम पढ़ते हैं मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग को। ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म क्या है कि हमारे पास इसमें दो फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, एक को इंस्पायरेशन कहते हैं और एक को एक्सपायरेशन कहते हैं। ये दोनों प्रोसेस जो है कॉन्टीन्यूसली हो रहे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ब्रीदिंग में। इंस्पायरेशन का पहले देखते हैं। इंस्पायरेशन में हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे ये इन्हेलेशन शो किया हुआ है या इंस्पायरेशन भी इसको बोल सकते हैं। सबसे पहले इंस्पायरेशन में जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करेगा तो अंदर जो प्रेशर होगा लंग्स के अंदर वो डिक्रीज़ कर जाएगा। अब डिक्रीज़ होने की क्या वजह है? हमारे पास जो मसल्स होते हैं डायफ्रेम के, वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और एज अ रिज़ल्ट फ्लैट हो जाता है। वैसे ये डोम शेप में प्रेजेंट होता है लेकिन ये फ्लैट हो जाता है। अब जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो कि इधर रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि रिब केज जो है वो एक्सपैंड कर जाएगी। अब इन मूवमेंट्स की वजह से चेस्ट कैविटी इंक्रीज़ कर जाती है और लंग का जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। अब जब लंग का प्रेशर डिक्रीज़ करेगा तो एयर जो है वो फ़ौरन अंदर की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट कर देगी और इस वजह से इसको इन्हेलेशन का प्रोसेस कहते हैं। एक्सपायरेशन में क्या होगा कि जो रिब्स हैं उसके जो मसल्स हैं और जो डायफ्रेम है वो रिलैक्स हो जाएगी। यहाँ पे ये डायफ्रेम शो की गई है, वैसे डायफ्रेम जो है वो डोम शेप होती है। इस वजह से जब वो रिलैक्स होती है तो वो डोम शेप अपना लेती है और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो फ्लैट शेप हो जाती है। अब डोम शेप, ये डायफ्रेम जो है डोम शेप हो गई है। इसके अलावा रिब्स के जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हो गए हैं। जो रिब केज है वो नीचे अपनी डाउनवर्ड पोजीशन में चली, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन में चली जाएगी और डायफ्रेम जो है वो डोम शेप हो जाएगी। जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी का वो डिक्रीज़ कर जाएगा और प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अब जब प्रेशर लंग्स के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है तो इसका मतलब है उसने ये प्रेशर रिलीज़ करना है। तो प्रेशर कैसे रिलीज़ होगा? जब वो एयर को बाहर की तरफ एक्सपेल करेगा। अब ये प्रोसेस जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का था। अब फर्दर जो है लंग्स के अंदर कैसे गैसियस एक्सचेंज होती है? गैसियस एक्सचेंज लंग्स के अंदर ऐसे एल्व्यूलाई के थ्रू होती है। एल्व्यूलाई हमारे पास ये शो किया गया है, ये हमारे पास एक थिन वॉल्ड
एल्व्यूलाई है जो कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये हमारे पास कैपिलरी शो की गई है। इसी तरह सारे एल्व्यूलाई जो है इस तरह कैपिलरीज से ढके हुए होते हैं। तो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो है प्रेजेंट होती हैं इन एल्व्यूलाइज के इर्द गिर्द। इन एल्व्यूलाइज को एक्सीलेंट साइट कहा जाता है गैशियस एक्सचेंज के लिए। जो ब्लड इंटर करता है कैपिलरीज के अंदर, उसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन की, और जबकि जो इनहेल्ड एयर है उसके मतलब कि जो इनहेल्ड एयर है वो उसके अंदर ब्लड जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड। ये बात मैं पिछली स्लाइड्स में भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की वो ब्लड के अंदर कम होती है और इनहेल्ड एयर के अंदर ज़्यादा होती है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि हमारे पास ये एरोस शो कर रहे हैं कि यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ कर जाएगा किसके अंदर, कैपिलरीज़ के अंदर। यहाँ पे दोबारा शो करते हैं कि यहाँ पे जब ऑक्सीजन अंदर की तरफ आया है, एल्व्यूलाई की तरफ आया है, तो उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। एज अ रिज़ल्ट वो क्या करेगी, ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगी क्योंकि कैपिलरीज़ के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की कम है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड स्ट्रीम के अंदर यहाँ पर ज़्यादा है। अब यहाँ से वो कहाँ मूव करेगा, एल्व्यूलाई की तरफ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा। अब जब वो यहाँ मूव करेगा तो क्या होगा कि हमारे पास जो एल्व्यूलाई है वो फर्दर जो है उसको बाहर की तरफ एक्सपेल आउट कर देगा, और जब हम एक्सेल करेंगे तो वो सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से बाहर की तरफ निकल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।